नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। काठमांडू की वो हवाएं और खड़ी वो पुरानी हवेली आज भी उस दौर की कहानियां अपने सीने में छुपाए बैठी हैं, जिसमें एक नन्ही सी लड़की खिड़की से बाहर आसमान की निहारा करती थी। नाम था मनीषा कोइराला। नेपाल के सबसे ताकतवर राजनीतिक खानदान की जन्मी मनीषा के लिए सपने देखने की इजाजत नहीं थी, कम से कम सपने देखना जिनमें कैमरे, स्टेज, शूटिंग के सेट होते थे। उसके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री थे, पापा राजनीति में थे और मम्मी समाज सेवी थी। हर कोई चाहता था मनीषा भी अपने परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उस छोटी सी लड़की को शिकायत किताबों से नहीं थी, फिल्मों के पोस्टरों से लुभाते थे। कहते हैं जब कोई ख्वाब दीवारों में कैद होता है तो वो रास्ता खुद बना लेता है। 5 साल की मनीषा पहली बार हवेली की आईने के सामने नाची थी। छोटी सी पायल पहने हुए इतनी खुश थी कि हवेली के नौकर चाकर तक हैरान रह जाते थे। रॉयल खानदान की बेटी ऐसे क्यों नाच रही है? उसकी माँ ने उसे डांटा भी, कहा पढ़ाई करो, बड़े लोगों से सीखो, राजनीति समझो। लेकिन मनीषा ने चुपचाप अपनी पहली डायरी के पन्ने लिखे, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी, एक दिन मैं खुद अपनी कहानी बनूंगी। फिर आई स्कूल की उम्र। 10 साल की मनीषा दिल्ली के आर्मी स्कूल में एडमिशन लेती है। वहाँ उसके जैसे रॉयल टाइटल वाले कोई नहीं था। सब उसे देखकर फुसफुसाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, क्या बनना चाहती है? किसी ने कहा डॉक्टर और किसी ने कहा पायलट। मनीषा ने बिना झिझके कहा, मैं हीरोइन बनूंगी। पूरी क्लास हंस पड़ी। मनीषा चुप रही, लेकिन उसने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, एक दिन जब मेरा नाम पोस्टर पर होगा, हंसना बंद हो जाएगा। दिल्ली की गलियों में भागती दौड़ती मनीषा की जिंदगी में पहली मोहब्बत भी आई। स्कूल में एक लड़का था, पढ़ाई में तेज था और मैथ में टॉपर था। मनीषा मैथ्स में हमेशा फेल होने के डर से उससे नोट्स मांगती थी और धीरे धीरे वो लड़का उसका दोस्त बन गया। पहली बार किसी ने उसके खानदान के नाम से नहीं, उसके अपने नाम से पहचाना। लाइब्रेरी में बैठे बैठे किताबों के पन्नों में छोटी छोटी चिट्ठियां लिखने लगती थी। एक दिन उस लड़के ने उसे एक गुलाब दिया और पहली बार किसी ने मनीषा को रानी कहा। वो मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में पहली मोहब्बत का सपना भी छुपा था। लेकिन स्कूल की घंटी बजते ही मोहब्बत की भी घंटी खत्म हो गई। स्कूल खत्म हुआ, लड़का चला गया। मनीषा के पास सिर्फ वो सूखा गुलाब बचा और एक डायरी का पन्ना, पहला फूल, पहली मोहब्बत अधूरी। मनीषा को पता था कि सपने पूरे करने के लिए उसे काठमांडू से दूर जाना होगा। दिल्ली से वो छोटी छोटी मॉडलिंग करने लगी, कभी पोस्टर शूट, कभी थिएटर स्टेज, और फिर एक दिन किस्मत ने दस्तक दी। सुभाष घई ने ऑडिशन के लिए मुंबई आने का न्योता मिला। वो रॉयल खानदान की बेटी अब माया नगरी की भीड़ में बस एक लड़की थी, जिसके हाथ में सिर्फ एक बैग था, एक पायल की खनक और डायरी में वही लाइन, मोहब्बत भी करूंगी, शोहरत भी पाऊंगी, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। मुंबई में उतरते ही उसकी पहली बार समझ में आया कि खौफ पालना जितना ही आसान है, उससे जीना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी। अब उसका सफर शुरू होता है। सौदागर, दिलीप कुमार, राजकुमार और वो पहली सच्ची चोट जिसने उसे तोड़ भी दिया, उसे मनीषा कोइराला भी बना दिया। ये सफर वहीं से आगे बढ़ेगा जब वो पहले फिल्म की सेट पर उसे पहली मोहब्बत का झटका लगा। पहला अफेयर, पहले अफवाह और अकेले होटल के कमरे में बहते हुए आंसू। मुंबई की बारिश भीगे वो दिन मनीषा कभी नहीं भूल पाई। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे लगा था कि ये शहर उसे गले लगा लेगा, लेकिन यहाँ कोई इंतजार में नहीं था। सुभाष घई के ऑफिस तक पहुँचना, फिर लाइन में लगे सैकड़ों चेहरे, खुद को साबित करना, यही उसकी असली दुनिया थी। ऑडिशन रूम में घुसते ही उस वक्त उसकी अपनी डायरी जोर से पकड़ रखा था, जैसे ही वो अंदर के पन्ने को दबा रही हो। सौदागर एक ऐसी फिल्म जो दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज के नाम से जानी जाती थी, उसमें एक नई लड़की क्या कर पाएगी, ये हर कोई पूछता था। लेकिन उस एक लाइन ने ओ बाबू ओ बापू उसे वो पहचान दिलाई जिसने पूरे हिंदुस्तान को उसका मासूम चेहरा दिखा दिया।
सेट पर पहली बार उसने जाना कि शोहरत के पीछे कितना अकेलापन होता है। लाइट्स के बीच कैमरे के सामने हंसती मनीषा रात के अंधेरे में अपने होटल्स के कमरे में वापस वही छोटी बच्ची बन जाती थी, खिड़की से बाहर झांकती और खुद से बातें करती। सौदागर के सेट पर उसकी पहली बार किसी ने नोटिस किया, एक सहायक डायरेक्टर जो उसे सीन समझाने के बहाने देर रात तक रुकता। पहली फिल्म का पहला अफेयर जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। मनीषा को लगा शायद ये वही सपना है जिसे वो पहली मोहब्बत कह सकती है, लेकिन वो शहर भी सपनों के जितना धोखेबाज था। एक रात जब उसने फोन किया तो दूसरी तरफ से किसी और की हंसी सुनाई दी और मनीषा समझ गई कि सेट से उसे छोटे कमरे में चाय की प्यालियों में प्यार घुला था। वो सिर्फ सेट तक ही सच्चा था। वो रात को होटल के कमरे में उसकी जिंदगी की पहली टूटी मोहब्बत की रात थी। उसने खिड़की खोली, बारिश में भीगते हुए शहर को देखा और डायरी का एक पन्ना और लिखा। पहली फिल्म, पहली मोहब्बत, दोनों में धोखा। अगले दिन वो फिर शूट पर गए। मुस्कान वही थी, आंसू किसी को दिखाने नहीं थे। दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, इसे कभी खोना मत। शायद दिलीप साहब को भी नहीं पता था कि वही आंखें सबसे ज्यादा दर्द छुपाने वाली हैं। सौदागर सुपरहिट हुई और मनीषा रातों रात स्टार बन गई, लेकिन स्टारडम के पीछे इंटरव्यूज के बाद, हर फोटोशूट के बाद एक खाली कोना होता था जहां वो खुद से पूछती थी, क्या कोई कभी मुझे मेरे दिल से चाहेगा या सिर्फ ये चेहरा चाहिए। उसने खुद को फिर से संभाला और वो लाइन अपनी डायरी में दोहराई, मोहब्बत अधूरी सही लेकिन सफर अभी बाकी है। उसे नहीं पता था कि उसके अगले कदम में विधु विनोद चोपड़ा का ऑफर उसका इंतजार कर रहा था। 1942 अ लव स्टोरी, और इस बार भी उसे उम्मीद थी कि शायद इस सेट पर उसका कोई होगा, कोई जो उसकी हंसी से ज्यादा उसके आंसुओं को समझेगा। लेकिन किसे पता था अगला चैप्टर उसके अधूरे मोहब्बत के सफर को और उलझा देगा। सौदागर की कामयाबी के बाद मनीषा को लगा कि अब चीजें आसान होंगी, पर मोहम्मई आसान कुछ भी नहीं होता। हर नई फिल्म उसके लिए नया इम्तिहान बन रही थी। उस वक्त विधु चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी ने उसे दोबारा मौका दिया जहां वो खुद को साबित कर सके। वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, एक दमदार अदाकारा भी है। सेट पर पहली बार उसे वो रूहानी एहसास मिला, पुरानी गलियों में शूटिंग, हिमाचल की ठंडी हवाओं में सीन और बर्मन की म्यूजिक धुनों में डूबा प्यार, सब कुछ किसी पुराने ख्वाब जैसा। लेकिन इसी ख्वाब के पीछे एक अधूरी सच्चाई पल रही थी। डायरेक्टर और हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ने लगी। विधु विनोद चोपड़ा जो अपनी फिल्म के हर सीन पर परफेक्शन चाहते थे, वो मनीषा को हर टेक के बाद पर्सनली गाइड करते थे, नए सीन जोड़ते थे, उसे देर रात तक रुकने को कहते थे। मनीषा जो पहले से ही टूटी थी, उसे लगा शायद ये इंसान उसे सच में समझ रहा है, पर सच वही था, सेट के बाहर हर हसीन वादा गायब हो जाता है। कई रातों तक शूटिंग के बाद मनीषा अपने होटलों के कमरे में वापस लौटती, दीवारों से बातें करती और फिर अपनी डायरी में कुछ लिखती। एक पन्ना और जुड़ गया। कभी कभी सेट पर किया गया प्यार सिर्फ सीन होता है, असल में वो डायलॉग नहीं होता। मीडिया को भनक लगी, फिल्म मैगजीन्स के हेडलाइंस उछाले गए, विधु मनीषा ऑन स्क्रीन लव या ऑफ स्क्रीन टू। घर वालों को भी पता चला। काठमांडू में बैठे उसके पापा ने फोन किया, डांट पड़ी, ताने सुनने पड़े, लेकिन मनीषा अब इतनी कमजोर नहीं थी। उसने दिल में खुद को एक लाइन सिखा दी, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं चाहिए, बस मेरा सपना पूरा होने दो। 1942 अ लव स्टोरी ने उसे सूरत की ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया, जहां सब उसकी मुस्कान के दीवाने थे, लेकिन दिल फिर खाली था। राजीव कपूर जो उसके को स्टार थे, कई बार उसे समझाते, हंसाते, उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करते, पर मनीषा का दिल भरोसा करना भूल चुका था। शूट खत्म हुआ, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुए और मनीषा के पोस्टर हर थिएटर में छा गए। पर पोस्टर के पीछे वो अकेली लड़की थी जो रोशनी में मुस्कुरा रही थी और अंधेरे में अधूरी मोहब्बत की एक और कड़ी जोड़ रही थी। अब उसे पता चला कि उसे यहाँ और टूटना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार शायद कहीं लिखा ही नहीं गया, या शायद कहीं है भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उसकी जिंदगी में आने वाला था वो रिश्ता जिसने मनीषा को एक बार फिर बुरी तरीके से तोड़ा, और वो रिश्ता था सोहेल खान।
1942 वाले स्टोरी के कामयाबी के बाद मनीषा को हर कोई देखना चाहता था, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक, और हर कोई उसे अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन बनाना चाहता था। इसी दौर में उसकी मुलाकात हुई सोहेल खान से। सोहेल खान छोटा भाई सलमान खान का, जो उस वक्त इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए पहले फिल्म डायरेक्ट करने की तैयारी में थे। मनीषा को सोहेल में वो जज्बा दिखा जो उसे खुद में दिखता था, नया अजीब नई खुद को साबित करने की चाह। पहले कुछ मीटिंग सिर्फ स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए, और फिर वही मीटिंग्स देर रात कॉल्स में बदल गई। मनीषा को लगा शायद यही रिश्ता है जहां उसे सिर्फ उसके नाम या शोहरत के लिए नहीं, उसके दिल के लिए पसंद किया जा रहा हो। कई बार मनीषा ने करीबियों से कहा कि सोहेल में उसे मासूम लड़का दिखता है जो उसे रॉयल फैमिली की औकात या बड़े नामों से ऊपर उठाकर देखता है। दोनों को कई बार साथ देखा जाने लगा, गुपचुप पार्टियां हो, फिल्म की प्राइवेट स्क्रीन हो, या रात को सी फेसिंग रेस्टोरेंट में बातें। हर कोई मीडिया में छाने लगा। हेडलाइन छपी, मनीषा कोइराला सलमान खान की होने वाली भाभी। मनीषा ने पहली बार हंसते हुए इन अफवाहों को नजरअंदाज किया, लेकिन सलमान खान ने नहीं। कहा जाता है सलमान को मनीषा और सोहेल के रिश्ते का ऐतराज था। एक दिन किसी पार्टी में सलमान ने मनीषा को अकेले बुलाकर कहा था, तुम्हारा और सोहेल का फ्यूचर नहीं है, तुम उसे टूटने से बचा सकती हो, खुद को भी। मनीषा को वो बात उस वक्त कड़वी लगी, लेकिन वो जानती थी सलमान गलत नहीं कह रहे हैं। इंडस्ट्री की दुनिया रिश्तों को पनपने नहीं देती, और उसके पास पहले से रिश्ते टूटने का लंबा इतिहास था। धीरे धीरे मनीषा और सोहेल को दूरी होने लगी, जो हर गुप्त मोहब्बत का अंजाम होती है। कॉल्स कम होने लगी, शूटिंग डेट कैंसिल्स होने लगी, गॉसिप कॉलम्स और बुरी हेडलाइंस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मनीषा ने खुद को एक बार फिर अकेलेपन में घिरा, लेकिन इस बार वो टूट कर फिर खुद को संभाल पाई। उसने अपनी डायरी सिर्फ एक लाइन और लिखी, वो भी अधूरा, मैं भी अधूरी, ये कहानी भी अधूरी। उसने सोहेल से शिकायत नहीं की, न फोन किया, न सवाल पूछा, बस एक रात चुपचाप अपनी बालकनी में बैठी रही, समुद्र की लहरें सुनती रही और खुद से कहा, मोहब्बत मुझे सजा देने आई है या सबक। अब उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही थी। वो जान चुकी थी उसका नाम मोहब्बत से ज्यादा उसके हौसलों के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन किस्मत को अभी भी उसकी अधूरी मोहब्बत से खेलना बाकी था, क्योंकि इसके बाद उसकी जिंदगी में आने वाला था सबसे बड़ा तूफान, नाना पाटेकर। सोहेल खान के बाद मनीषा ने खुद से वादा किया था कि अब वो किसी रिश्ते में नहीं बनेगी, लेकिन दिल के वादे कभी कबूल नहीं होते। उस वक्त मनीषा ने अपनी करियर के पीक पर एक के बाद एक फिल्म, बड़े बैनर और बड़े हीरो दिए, और इन्हीं में से एक नाम था नाना पाटेकर। अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान मनीषा और नाना पाटेकर की मुलाकात हुई। नाना पाटेकर अपनी उम्र और इमेज और अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, पर कैमरे के पीछे वो मनीषा के लिए कुछ और थे, एक दोस्त, एक मेंटोर और धीरे धीरे एक साथी जिससे वो भरोसा कर रही थी। सेट पर नाना और मनीषा की सीन समझ आते थे, उनकी एक्टिंग की तारीफ करते थे, और जब जब मनीषा खुद को कमजोर महसूस करती थी उनका साथ देते थे। मनीषा को नाना की बातें अंदर छू जाती थी। एक ऐसे शहर में जहां हर कोई सिर्फ खूबसूरती चेहरे की तारीफ देखता है, वहां नाना ने उसकी कला देखी थी, उसे सराहा था, और ये वजह थी नाना से जुड़ना उसके लिए मोहब्बत से ज्यादा एक सहारा बन गया। धीरे धीरे ये रिश्ता छुपा नहीं, सेट के लोग बातें करने लगे, मीडिया को स्कैंडल्स की खुशबू आने लगी, और कई बार होटल्स की लॉबी में दोनों को साथ देखा गया। देर रात किसी रेस्टोरेंट में मनीषा अकेली बैठी रहती और नाना उसके पास आकर चुपचाप घंटों बैठे रहते। इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ी, मनीषा नाना के साथ अपनी हाथ पार कर रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा टूटने वाली वही थी। नाना सबसे पहले शादीशुदा थे, और वो उस वक्त इंडस्ट्री में अपनी इमेज को लेकर काफी सख्त रहते थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने खुलेआम कुछ भी कबूल नहीं किया, उल्टे मनीषा को समझाया, हमारा कुछ नहीं, ये दुनिया कुछ भी कहेगी, पर दिल क्या है, एक बार टूट कर फिर से जुड़ जाता है, वो हर बार खुद को टूटने से नहीं रोक पाता। मनीषा ने इस बार रिश्ते को निभाने की कोशिश की, नाना के गुस्से को सहा और उसकी बेपरवाही को झेला। कई बार होटल्स के कमरों में देर रात फोन का इंतजार किया, पर दूसरी ओर से आवाज नहीं आई। कहते हैं एक बार किसी पार्टी में नाना ने मनीषा पर सबके सामने गुस्सा किया था। वो रात मनीषा की जिंदगी में सबसे लंबी रात थी। उसने होटल्स की खिड़की
खोली और समुंदर की आवाज सुनी और डायरी में लिखा, मुझे हर बार वही लोग क्यों मिलते हैं जो अधूरे होते हैं या मैं किसी को पूरा नहीं कर पाती। ये रिश्ता एक दिन अचानक टूट गया। किसी ने कहा नाना ने खुद दूरी बना ली और किसी ने कहा मनीषा ने खुद को निकाल दिया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बार फिर भी उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। अब मनीषा कुरैला के नाम के साथ एक और कड़वा चैप्टर जुड़ चुका था। इसके बाद उसे पता ही भी नहीं चला कि जिंदगी में उसे किस मोड़ पर ले जाएगी, क्योंकि अब उसके कैरियर का सबसे बड़ा मुकाम आने वाला था और उसका एक नया तूफान जो इस बार सिर्फ उसके दिल को नहीं, उसके वजूद को भी हिलाकर रख देगा। नाना पाटेकर से टूटने के बाद मनीषा कोइराला ने खुद से वादा कर लिया कि अब उसका प्यार सिर्फ उसका काम होगा। उसने एक बार फिर हिट फिल्म दी, बॉम्बे, दिल से गुप्त, खामोशी, हर फिल्म में किरदार ने उसके एक नई पहचान दी। उस वक्त मनीषा का नाम सिर्फ हीरोइन नहीं था, वो इमेज थी जो एक ऐसी लड़की की होती है जिसने नेपाल के महल से निकलकर मुंबई की माया नगरी को जीत लिया था। लेकिन जितनी भी भीड़ उसके चारों तरफ थी, उतना ही अकेलापन उसके अंदर पनप रहा था। शूटिंग खत्म होते ही वो फिर उसी होटल के कमरे में होती। दीवारें बदल जाती, पर्दे बदल जाते, शहर बदल जाता, पर खिड़की के बाहर वही अंधेरा रहता। डायरी के पन्ने मोटे होते जा रहे थे। हर फिल्म, हर अफेयर और हर अधूरी कोशिश उसके पन्नों में दर्ज होती रही। लेकिन उसके आसपास के लोग थे, मगर दिल से कोई नहीं था। कई बार वो अपनी सहेलियों से कहती थी, लोग मुझसे मेरी मुस्कान मांगते हैं पर कोई मेरी चुप्पी सुनने को तैयार नहीं। इस अकेलेपन ने लड़ते लड़ते मनीषा ने खुद को पार्टीज में डुबो दिया। रात भर चलने वाले इंडस्ट्री की महफिल, ग्लासों में छलकती शराब, हंसी ठिठोली, ये सब कुछ दिखाता था कि वो मस्ती में है, पर सच्चाई ये थी कि वो इन शोरगुल में अपनी खामोशी छुपाना चाहती थी। इसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी उसके करीब आए जो उसका इस्तेमाल करना जानते थे, प्यार नहीं। वो बहुत बार कहती थी, मुझे रिश्ते चाहिए थे लेकिन मुझे समझौता मिला। जब इंसान बार बार टूटता है तो उसका जिस्म धीरे धीरे हारने लगता है। उसे पता चला कि कब उसकी तबीयत छोटी छोटी बीमारियों से लड़ते लड़ते बिगड़ने लगी। सिर दर्द, कमजोरी, बेहोशी, ये सब उसके लिए काम थकावट समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर किस्मत किस मोड़ पर किसे ले जाए कोई नहीं जानता। एक दिन उसे अचानक अस्पताल ले जाएगा। जांच हुई, रिपोर्ट आई और मनीषा कोइराला को पता चला कि कैंसर से लड़ रही है। उस रात उसने हॉस्पिटल के सफेद कमरे में लेटे लेटे अपनी डायरी के पन्ने देखे और खुद से कहा, जिसने भी साथ छोड़ दिया अब क्या। वो अकेली थी, फिर भी उसके अकेलेपन ने उसे एक नया हौसला दिया। उसने तय कर लिया वो हारेगी नहीं। मोहब्बत ने उसे बार बार अधूरा छोड़ा है, लेकिन इस बार वो खुद को पूरा करके दिखाएगी। ये वही मोड़ था जब मनीषा कोइराला ने तय किया था कि उसे मोहब्बत की जरूरत नहीं है, अब उसे खुद से मोहब्बत करनी है। पर इस लड़ाई में भी उस इंसान ने सबसे ज्यादा कमी महसूस की, जो कभी उसके दिल के सबसे करीब था लेकिन हमेशा दूर रहा। कैंसर का नाम सुनते ही मनीषा के चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कोई कहता करियर खत्म, कोई कहता अब कौन तुम्हें हीरोइन कहेगा, कौन कहता कि कौन तुम्हारा साथ पकड़ेगा। लेकिन मनीषा ने सबकी आवाजें बंद कर दी। उसने अपने लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। किसी बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी और कीमो कराने का मतलब महीनों तक अकेला रहना, अकेले सहना और हर उस डर से अकेले लड़ना जो उसके जिस्म से ज्यादा उसके दिल पर पल रहा था। न्यूयॉर्क के उस बड़े अस्पताल में जब उसने पहली बार बाल कटवाए तो शीशे में खुद को देखना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। वही चेहरे पर पोस्टर छपते थे, वही बाल जिनकी लहराती अदाओं पर लोग मरते थे, अब वो एक एक कर हॉस्पिटल के फर्श पर गिर रहे थे। कीमोथेरेपी की लंबी रातें, सफेद चादरों का वाला कमरा और पलक झपकते डॉक्टर, मशीनों की बीप और खिड़की के बाहर अमेरिका का ठंडा आसमान, इन सब के बीच वो कितनी मुश्किल में थी वही जान रही थी। कई बार हॉस्पिटल्स के कमरे में उसका हाथ थामने कोई नहीं आता, कभी कभी माँ आती, मगर वो भी अपनी मजबूरी लेकर लौट जाती। दोस्तों ने कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन रात की खामोशी को भरने कोई नहीं आया।
और एक वक्त ऐसा है जब डॉक्टरों ने कह दिया अब चमत्कार ही बचा है। मनीषा ने उस वक्त अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा, कैंसर भी अधूरी मोहब्बत ही सही, पर इसे मैं खुद से पूरा करूंगी, और उसने कर दिखाया। महीनों की सर्जरी, कीमो और थकान के बाद धीरे धीरे उठी, अपनी हड्डियों पर फिर से खड़ी हुई और उस हॉस्पिटल की गलियों में बिना बालों और बिना मेकअप पहली बार मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि किसी की मोहब्बत से नहीं, खुद से पूरी होगी। जब मनीषा कोइराला ने अमेरिका के उस हॉस्पिटल में दरवाजे को आखिरी बार देखा तो उसने अपने मन में वादा कर लिया था कि अब सिर्फ जीने के लिए जीऊंगी, किसी और के लिए नहीं। महीनों बाद जब वो इंडिया लौटी तो लोग उसे एयरपोर्ट पर देखकर हैरान। उसके बाल छोटे थे, जिस्म दुबला था, लेकिन आंखों में वो जिद थी जिसने उसे हमेशा भीड़ से अलग रखा। मीडिया ने तस्वीरें खींची, पुराने दोस्त मिलने आए, किसी ने कहा कितनी कमजोर लग रही हो, तो किसी ने कहा कान में धीरे से फुसफुसाया अब तो तुम्हारा हीरोइन वाला कैरियर खत्म। लेकिन मनीषा सिर्फ मुस्कुरा कर सब सुन लिया, क्योंकि अब उसे साबित करने के लिए नहीं, अपने लिए जीना था। घर लौटी तो हवेली वैसी ही थी, बड़े कमरे, खिड़कियां और पुराने डायरी और वही खामोशी। कई रातों तक उसने अपनी बीमारी के बाद पहली नींद ली, लेकिन अब फर्क था। मनीषा ने अपनी उम्मीद खुद से जोड़ ली थी। उसने तय कर लिया था वापस कैमरे के सामने खड़ी होगी, चाहे लोग उसे कितने भी बीमारी वाली मनीषा कहें। उसने पहली पब्लिक अपीयरेंस के लिए जब स्टेज पर कदम रखा तो उसका बदला हुआ चेहरा सबको नजर आया। कोई कह रहा था कि कितनी बदल गई है, कोई कह रहा था अब इसमें पुराना वाला ग्लैमर कहाँ। पर जब उसने माइक उठाकर कहा मैं वापस आई हूँ और मैं हारूंगी नहीं, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। कैंसर को हराकर जब मनीषा कोइराला ने दोबारा कैमरे के सामने खड़ा होने का फैसला किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिर से चमक वापस ला पाएंगी। वो सेमिनार में जाती, स्टेज पर खड़ी होकर हजारों लोगों को अपनी कहानी सुनाती थी। उसने एक किताब भी लिखी थी, उसकी डायरी के पन्नों को किताब में बदला गया। उसी डायरी की लाइनों में कभी होटल्स के कमरे, किसी की सूट के बीच और किसी के टूटे हुए रिश्ते की बात लिखी थी। अब लोग हौसला देते थे वो लोगों को। लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं मैम आपसे सीखा है टूटकर भी उठना, और मनीषा मुस्कुरा कर कहती थी तुम भी कर लोगे। पर अकेले में वो आज भी कभी कभी खिड़कियों के पास खड़ी होती है और वही बातें सोचती है। आज भी मनीषा कोइराला की मुस्कान को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इस मुस्कान के पीछे कितने टूटे हुए रिश्ते दफन है, कितनी रातें बिना आवाजों के गुजरी हैं, कितनी बार उसने खुद को समेट कर नए सिरे से जीने की उम्मीद जताई है। वो मोहब्बत जिसने उसने पहले अपने स्कूल में लिखा था, वो मोहब्बत जो सौदागर के सेट पर मिली, वो मोहब्बत जो नाना पाटेकर के झूठे वादों में बसी थी, वो मोहब्बत जो हॉस्पिटल्स के बेड पर उसकी आंखों में थी, और वो सब कुछ जो आंखों में चमक बदल गई। कभी वो लड़की जो दीवारों से बातें करती थी आज वो लाखों लोगों के लफ्जों को जीना सिखाती है। कभी जिसके पास नाम था, भरोसा था, आज उसके पास नाम के साथ खुद पर भरोसा है। उसकी मोहब्बत अधूरी थी और अधूरी रह गई, लेकिन मनीषा अब कोइराला अधूरी नहीं है। उसने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत खुद से कर ली है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।